हम 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और ये 3 स्टॉक्स की खास बात ये है कि पिछले क्वार्टर में मार्च 2025 के क्वार्टर में इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। और ये तीनों कंपनीज के FY 25 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। तो ये जो तीनों कंपनीज है इनका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो लिंक्स जो है उन वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको जब भी वक्त मिले वो लिंक्स पे जाकर इनका थरो फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने किया है वो देख लीजिए, ताकि जो भी हम कॉन कॉल नोट्स या फिर जो लार्जर ग्रोथ स्ट्रैटेजी है कंपनीज की, जो उनके कॉन कॉल नोट्स में या अर्निंग्स नोट्स में काफ़ी क्लियर कट दिख के आए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड, इस स्टॉक को एनालाइज करने के लिए मुझे आदित्य जैन और प्रभावी क्रिएशंस ने कहा था, राइट। तो ये कॉन कॉल नोट्स है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के, और थोड़ा मैं लार्जर एक तरह से बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी क्या करती है वो भी बता दूंगा फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दीज कंपनीज, राइट। तो स्काई गोल्ड जो है इट्स अ B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर इन द ज्वेलरी स्पेस। तो ये जो B2C कंपनीज होते हैं जैसे तनिष्क, जॉय लुकास, PN गार्डगिल, ये बैक एंड इंटीग्रेट नहीं करके, कुछ कुछ लोग तो बैक एंड इंटीग्रेट करते हैं, तो खुद के कारीगर होते हैं उनके, बट एक लार्जर जो वॉल्यूम होता है वो लोग बैक एंड इंटीग्रेट नहीं करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, उनके उनके पास अपना गोल्ड एक तरह से दे देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि अपने बैलेंस शीट पे गोल्ड खरीद के उसकी अच्छे से कारीगरी करके डिजाइन करके इनको दे B2C कंपनीज को, राइट। तो ये काफी एक बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, काफी फ्रैगमेंटेड मार्केट है। अगर आप मुंबई में जाओगे, अंधेरी में जाओगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स मिलेंगे जो B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ज्वेलरी स्पेस के लिए। तो ये कंपनी जो है इट वांट्स टू प्राइमरली कैप्चर द मार्केट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफी छोटा है, बट दिस कंपनी इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड और इट वांट्स टू टेक मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस बाय डूइंग 3 थिंग्स। एक तो ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहता है, सबसे सस्ते में अपने क्लाइंट्स के लिए काम करके देना चाहता है। दूसरा, ये कंपनी बहुत डिज़ाइन लेड कंपनी है। इनके पास जो कारीगरों की टीम है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टीम है, काफ़ी काफ़ी अच्छे कारीगर हैं। एंड द मोट ओवर ईयर इज टू कम अप विद कॉम्प्लेक्स डिजाइंस विच आर नॉट काइंड ऑफ देयर इन द B2C कंपनीज। जो B2C कंपनीज के कारीगर्स हैं उनसे बेहतर कॉम्प्लेक्स डिजाइंस जो है वो ये कंपनी बनाना चाहती है। एंड ऑब्वियसली इट वांट्स टू डिलीवर दीज प्रोडक्ट्स इन अ टैट ऑफ अराउंड 15 to 20 days। तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो करीबन 40-45 दिन लेते हैं। तो ये कंपनी कहती है कि हम 15 दिन में जो भी हमें काम दिया गया है उसको फटाफट खत्म करके एक तरह से अपने B2C क्लाइंट्स जो है उनको डिलीवर करना चाहते हैं। सो इट वांट्स टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, सबसे सस्ते में अच्छे डिजाइन देना चाहती है, एंड सबसे कम वक्त में 15-20 दिन में एक तरह से अपने क्लाइंट्स को माल सप्लाई करना चाहती है, राइट। सो दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉक्सी टू द ज्वेलरी सेल्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेल्स जो हो रहा है, राइट, उसका, या ज्वेलरी में कंज्यूमर, या ज्वेलरी जो होता है एक लार्जर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में आता है। तो ऑब्वियसली जो भी, अगर ज्वेलरी के सेल्स बढ़ेंगे तो इस कंपनी के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, राइट। तो ये कंपनी जो ऑपरेट कर रही है इसमें कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो कौन से बिजनेस मॉडल पे B2B कंपनीज ऑपरेट करते हैं उस पे होता है। तो इसका मैंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण उस फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में किया है। तो प्राइमरली देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स। एक तो कंपनीज को गोल्ड लेना पड़ता है, ये B2B कंपनीज होते हैं, स्काई गोल्ड जैसे जो कंपनीज होते हैं उनको गोल्ड अपने बैलेंस शीट पे लेना होता है, करीबन 10 से 12% कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट भरकर या फिर देकर उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, और फिर B2C कंपनीज को देना पड़ता है, और फिर B2C कंपनीज उनको करीबन 45-60 दिन में एक तरह से पैसा देते। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। एक तो रिसीवेबल्स का इशू होता है, क्योंकि ये B2C कंपनीज बहुत बड़े होते हैं तो सही वक्त पे टाइम पे पैसा नहीं देते। दूसरा, इन्वेंट्री बहुत आ जाती है, क्योंकि आप डेट ले रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म डेट ले रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, तो आपके बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री आ जाती है जब तक वो माल एक तरह से बड़ी कंपनी जो है वो उठाती नहीं है, तनिष्क जैसी कंपनी उठाती नहीं है, राइट। तो ये कंपनी जो है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, इट वांट्स टू मूव टू अ बिजनेस मॉडल विच इज कॉल्ड एज गोल्ड इन एडवांसेस। जिसका मतलब है कि वो बोलती है B2C कंपनीज को कि भाई एक काम करो, आप लोग ही गोल्ड खरीदो, हमारे पास दे दो, हम लोग बस उसकी कारीगरी करके आपको वापस दे देंगे। जो मार्केट लीडर है जिसका करीबन
मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है इंडिया के मार्केट में, वो भी यही मॉडल फॉलो करता है। करीबन 90% उसका जो बिजनेस आता है गोल्ड एंड एडवांस बिजनेस से ही आता है। तो हमको इसमें मत डालो कि इन्वेंट्री मेंटेन करो, रिसीवेबल्स इन्वेंट्री मेंटेन करो, शॉर्ट टर्म डेट लो, लॉन्ग टर्म डेट लो, इक्विटी डाइल्यूट करो, अपने बैलेंस शीट पे इतनी सारा गोल्ड रखो, उसकी कारीगरी करो और फिर से दो। हमको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है। आप जो गोल्ड खरीदिए हमें दीजिए, हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ जो हमारा मोड जो है वो डिज़ाइंस है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस बनाते हैं, वो बना के आपको दे देंगे और आप फिर आपका माल निकालिए, राइट। तो इससे जो कंपनी का जो CFO टू EBITDA जो काफ़ी खराब है, जो काफ़ी बुरा है, काफ़ी ठुका हुआ है, पूरा बहुत CFO टू EBITDA खराब है इस कंपनी का, क्योंकि जो इसके बड़े क्लाइंट्स है वो टाइम पे पैसा नहीं देते। और दूसरा, जो कंपनी करंट मॉडल फॉलो कर रही है, जो एक तरह कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट जो 10% 12% पे लोन लेकर एक तरह से कंपनी अपना माल बनाती है या फिर डिजाइन बनाती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है बैलेंस शीट पे। तो एक तरह से इसका CFO टू EBITDA माइनस में है, कैश फ्लोज कलेक्ट नहीं कर पा रही। तो ये अगर गोल्ड एंड एडवांसेस बिजनेस जो करीबन 5% है सेल्स का, जब ये 10% बन जाएगा तो इससे इसका CFO टू EBITDA का कैश फ्लो का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होगा। तो दूसरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे GML बिजनेस मॉडल है, जिसको लीज पे एक तरह से, जो तनिष्क जो होता है वो जो गोल्ड लेता है वो लीज पे लेता है, राइट। तो करंटली ये कंपनी जो है इसका लीज का परसेंटेज काफी कम है, तो इट वांट्स टू अटेन 80% ऑन द लीजिंग मॉडल एटलीस्ट, जिसमें करीबन 2 से 3% इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अपना CFO टू EBITDA इंप्रूव करने के लिए, अपने कैश फ्लोज इंप्रूव करने के लिए एक स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल पे जाना चाहती है। एंड दे हैव गिवन अ टारगेट ऑफ 10% इन FY27 एंड दे वांट टू गो टू लीजिंग टू अराउंड 80%, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी अगर ये नंबर्स कंपनी अचीव कर लेती है। दूसरा चीज जो है, गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि आजकल कोई गोल्ड प्योर गोल्ड कोई लेना नहीं चाहता है। स्टडेड ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिमांड पहले जो था वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तनिष्क का भी ग्रोथ था फ्रॉम 2010 टू 2020। दे गॉट द आइडिया ऑफ स्टडेड ज्वेलरी वेरी वेल। स्टडेड ज्वेलरी मतलब आपका गोल्ड के अंदर वो पत्थर, जेमस्टोन, डायमंड वगैरह डाल के देते हैं, जो थोड़ा एक तरह से इट इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। तो ये कंपनी भी जो है वो लाइट ज्वेलरी में एक तरह से माल बनाना चाहती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को ये पसंद है। सो जो उनका स्टडेड ज्वेलरी का बिजनेस है, इट विल गिव देम गुड ग्रॉस मार्जिन। तो कंप्लीट जो इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का, वो करीब 2%, 2.5% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। तो 2.5% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई दिस कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द ग्रॉस मार्जिन, एंड इफ द ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज, एंड इफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज देन द नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, राइट। तो स्टडेड ज्वेलरी which is 1%, they want to make it 4%, and that's where they want to increase the guidance which they have given is a PAT of around 4.5%. So net profitability by FY27 they want to increase it to 4.5%, right। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है 70 to 100 करोड़ सेल्स का, उस पर मैं जो भी मैथ्स किया है, बेसिक मैथ्स जो हम करते हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको। एंड द कंपनी इज प्लानिंग 100 करोड़ केपेक्स विद न्यू टीम। तो काफी इनका जो कॉन कॉल था, काफी उत्साह था उस कॉन कॉल में। जो भी फाउंडर्स थे अपना पूरा टीम लेके, एक नया टीम इंडक्ट करके लेके आए हैं, वो सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द कॉन कॉल दैट was very visible, right। ये लोग एक्सपोर्ट्स भी अपना बढ़ाना चाहते हैं। दे आर प्राइमरली टारगेटिंग मिडिल ईस्ट, तो करीबन दे आर एक्सपोर्टिंग 8% राइट नाउ। दिस नंबर इज समथिंग विच दे वांट टू टेक अप, राइट। तो इनका मार्च सेल्स का जो नंबर था वो 2.1x था। तो मतलब सेल्स अगर 100 का टारगेट दिया था तो 100 का टारगेट दिया था, तो दे हैव एक्सीडेड प्रीवियस ईयर्स गाइडेंस। प्लस इनका जो सेल्स अगर मार्च 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करना है मार्च 2025 को, इट वेंट अप बाय 2.1x एंड द प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 2.7x। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स दिया इस कंपनी ने, एंड गाइडेंस जो दिया है वो 70 to 100 करोड़ का है विद अ पैट ऑफ अराउंड 4.5। तो मैंने एक बेसिक सा मैथमेटिक्स किया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के जो करंट रेवेन्यूज है, FY25 के रेवेन्यूज जो है वो इतने हैं 3,548 करोड़। FY27 they want to take it to around 70 to 100 crore. Net profitability margin is 2% right now. They want to take it to 4.5%. PAT growth is 71 crore. They want to kind of take it at 4.5%. अगर होगा तो 324 crore होगा। They don't want to dilute equity. इस कंपनी का एक हॉलमार्क है कि ये इक्विटी डाइल्यूशन बहुत करती है। तो उस फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में मैंने ये काफ़ी अच्छे तरह से समझाया, राइट। ऑल्सो इफ यू लुक, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 100% से ज़्यादा एक तरह से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और इनका ROE ROC करीबन 25-29% है, राइट। तो
बहुत एग्रेसिवली कंपनी ग्रो हो रही है तो उसको हर वक्त कैपिटल की भूख रहती है, तो इसके वजह से ये शॉर्ट टर्म डेट इक्विटी डाइल्यूशन बहुत चलता है इस कंपनी में। इसका ईपीएस ग्रोथ जो था पिछले साल का, या FY25 का, वो 9 था, अभी का जो FY27 का करीबन 25 आ रहा है। सो द कैगर, द ईपीएस कैगर विद विच दिस कंपनी कुड ग्रो इन द नेक्स्ट 2 years इज अराउंड 70%। तो काफी जबरदस्त ईपीएस कैगर है इस कंपनी का। काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लगा, काफी जुझारू मैनेजमेंट लगता है मुझे इस कंपनी का। तो काफ़ी एक सही कंपनी। इसका स्टॉक प्राइस जो है पिछले आई थिंक एक हफ्ते पहले कुछ थोड़ा हड़कम मच गई थी स्टॉक प्राइस में, क्योंकि कुछ स्टेक सेल हुए थे यहाँ पे, तो स्टॉक प्राइस थोड़ा गिर गया था। बट इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस इज वेल, थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में ही है। बट आई थिंक द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी इज फैबुलस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस मुझे लगता है कि इन शॉर्ट टर्म, इफ नॉट इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इट शुड गो अप। पी भी काफ़ी करेक्ट होकर करीबन 35 के रेंज में आया। तो B2B कंपनीज कोई 80-85 का पी कोई देना नहीं चाहता है। तो स्टॉक मार्केट जो करेक्ट हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसकी वजह से पी अराउंड 35 तक आया है। तो B2B कंपनी है, लंपी सेल्स ग्रोथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का एक तरह से प्रॉक्सी है ये, ज्वेलरी सेल्स का प्रॉक्सी है ये। तो डिसेंट कंपनी है। मुझे ऐसा 3x 5x 7x टाइप ऑफ अपसाइड नहीं दिख रहा है इस कंपनी में। बट स्टॉक प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड अप्रिशिएट, राइट। दिस इज समथिंग विच आई फील अबाउट दिस कंपनी। प्लीज इसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने जो भी 3 बिजनेस मॉडल्स है, गोल्ड, B2B और B2C में, उसको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है उसमें, राइट। सो वील गो टू द नेक्स्ट कंपनी राइट नाउ, इट्स BLS इंटरनेशनल। सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वील टेक इज BLS इंटरनेशनल। कंपनी का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ मैं, और इस कंपनी का एनालिसिस शंकर राजवर और निष्क तन्मय ने एक तरह से अपडेट मांगा इस कंपनी के कॉन कॉल अपडेट्स या फिर अर्निंग्स कॉल अपडेट्स में, राइट। फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट BLS इंटरनेशनल, ये थर्ड पार्टी वीज़ा प्रोसेसिंग करती है। तो ये जो एम्बेसीज होते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी होता है, US एम्बेसी होते हैं, सारे कंट्रीज़ के एम्बेसीज होते हैं, तो इनका काम होता है कि वीज़ा देना या नहीं देने का डिसीजन इनका होता है। उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, आपका जो भी फॉर्म्स भरना या फिर लाउंज पे लेके आके आपको बायोमेट्रिक्स कराना, पूरा जो प्रोसेस होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, ये कंपनी ऐसे जो एम्बेसीज होते हैं वो BLS इंटरनेशनल जैसे कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं। तो ये इट इज़ इनटू थर्ड पार्टी वीज़ा प्रोसेसिंग प्लस डिजिटल सर्विसेज। तो इंडिया में जो पिछले 10 साल में आधार कार्ड्स बने हैं, या फिर जो B2G काइंड ऑफ बिजनेस टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट काइंड ऑफ एक अरेंजमेंट हुई है, जिसमें आधार कार्ड अपडेट्स किए जाते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, बहुत सारे लोन्स, बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, तो उसका जो ग्राउंड वर्क है BLS इंटरनेशनल जैसे कंपनीज करते हैं, राइट। बट इनका जो 80-82% बिजनेस है वीज़ा प्रोसेसिंग से ही आता है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग the business has a very strong barrier to entry. It's a highly concentrated sector. 2-3 प्लेयर्स ही है। सबसे बड़ा जो है वो VFS ग्लोबल है, दूसरा BLS इंटरनेशनल है। फर्स्ट और सेकंड में गैप काफ़ी ज़्यादा है मार्केट शेयर में। फर्स्ट जो सबसे बड़ा है VFS ग्लोबल, 55% मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या मार्केट शेयर है, उसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट शेयर है। BLS इंटरनेशनल इज अराउंड 12 to 15%। सो दिस इज अ प्रॉक्सी फॉर ग्लोबल ट्रैवल। अगेन ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्ले है, स्ट्रक्चरल B2C बिजनेस है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक बिजनेस मॉडल में होता है वो है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का, जिसका मतलब है पैसा पहले लिया जाता है, काम बाद में होता है, या सर्विसेज आर रेंडर्ड लेटर, फर्स्ट द मनी इज टेकन। सो फॉर एग्जांपल, आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो लोग आपसे पैसा लेंगे, फिर आपका वीज़ा बना के आपको देंगे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो B2B कंपनीज में आपको कभी एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं मिलता है। B2C कंपनीज में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल मिलता है। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सच कंपनीज, टू हैव अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। वीज़ा बिजनेस जो है 82% रेवेन्यूज को टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। फैबुलस एबिटा इनका, करीबन 32% का एबिटा है। तो वॉल्यूम्स जो है वीज़ा के वॉल्यूम्स हैव गॉन अप इन द लास्ट 1 year by around 31% and revenues have gone up by around 26%. So this is these are like really good number. जो डिजिटल बिजनेस है उसकी मुझे एक खामी लगती है कि अच्छा है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यूज को, बिकॉज द एबिटा इज वेरी पुअर, इट्स 9.2%। तो कहाँ 32% है, कहाँ 9.2% है, बट इसका भी रेवेन्यू अप 71% है। मैं चाहूँगा कि ये बिजनेस में जो रहे, वीज़ा बिजनेस में ही ये रहे, ये कंपनी ये डिजिटल बिजनेस में जो 9.2 काइंड ऑफ एबिटा लेके आ रही है, भले वो लोन डिसबर्समेंट करके थोड़ा हायर मार्जिन बिजनेस में जाना चाहती है डिजिटल बिजनेस में, बट आई थिंक द वीज़ा बिजनेस इज अ फैंटास्टिक बिजनेस। 32% मार्केट शेयर है, राइट। तो मार्च 2025 के जो रेवेन्यूज है, they've gone up by
55%, तो ये Y on Y, year on year. So these revenues have gone up by 55% as compared to March 24. The profits are up by around 77%. The EBITDA expansion that happened, it went up from 21% to around 29%, and this could be attributed to value added service. तो वीजा जब आप करते हो तो बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको ये कंपनी देती है, आपको अच्छे लाउंज में बिठाती है, कोल्ड ड्रिंक देती है, जूस पिलाती है, सब कुछ करती है, राइट? तो उसका एक्स्ट्रा पैसा खर्चा लेती है, राइट? तो दैट वैल्यू, दोज वैल्यू एडेड सर्विस, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन पे इन्होंने अच्छा मार्जिन अपना एक्सपैंड किया है। अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस दे डिड, एंड सबसे अच्छी बात है ये जो भी एक्विजिशंस ये कंपनी ने किए सब इंटरनल कैश अक्रूवल से किए, राइट? तो आई डेटा, सिटीजन इन्वेस्टर की एक कंपनी उसको अक्वायर किया है, राइट? सो वो इंटीग्रेशंस एक तरह से हुए, और ये जो भी इंटीग्रेशंस हुए ऑफ आई डेटा एंड सिटीजन इन्वेस्ट, ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। तो 32-34%, आई थिंक सिटीजन इन्वेस्ट तो 45% एबिटा मार्जिन रखता है। तो दीज आर वेरी हाई मार्जिन बिजनेस विच द कंपनी इज एक्वायर्ड, राइट? द लास्ट थिंग विच दे डिड टू काइंड ऑफ इंक्रीज देयर control on the complete process is self-managed model of the outlets. तो normally क्या होता है, एक पार्टनर मॉडल पहले फॉलो करते थे, wherein जो एम्बेसी है वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देती थी और लोग देती थी, और ये लोग बस प्रोसेसिंग का काम करते, बट दे मूव्ड ऑन टू अ मैनेज्ड मॉडल। ऑलमोस्ट 97% काम हो चुका है, wherein लोग भी उनके होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका होता है, लीज पे लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन दे प्रोसेस वीजाज फॉर द एम्बेसीज विच काइंड ऑफ हायर देम, राइट? तो इस कंपनी का जो रेवेन्यूज है, रिन्यूअल्स है, जो अगले साल में करीबन $1 बिलियन के रिन्यूअल्स है, एंड इट वांट्स टू गेट इनटू द हाई मार्जिन B2C बिजनेस इन द डिजिटल सर्विसेज, ऑन द डिजिटल बिजनेस। तो these are the two growth strategies or the growth kind of approaches that the company wants to take. It wants to renew its renewal business, and it wants to get into the B2C digital businesses so that the EBITDA, which is 9.2, थोड़ा बढ़ जाए, राइट? कंपनी ने कुछ गाइडेंस नहीं दिया है स्पेसिफिकली, बट दे एक्सपेक्टिंग अराउंड 15-20% सेल्स ग्रोथ इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो अगर 15-20% सेल्स ग्रोथ आएगा तो पैट ग्रोथ इस कंपनी का आराम से कुछ 20% होता है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी, एबिट विजिबिलिटी, या फिर जो ईपीएस विजिबिलिटी है कंपनी की, ईपीएस ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है, मुझे काफ़ी क्लियर कट दिखती है इस कंपनी में। स्टॉक प्राइस थोड़ा स्टक लग रहा है, मैं काफ़ी स्टॉक प्राइस को देख रहा था, राइट? द स्टॉक प्राइस इज अ बिट स्टक एक्चुअली। इट काइंड ऑफ हिट अ पीक इन दिसंबर 2024, और उसके बाद थोड़ा गिरा, एंड देन थोड़ा साइडवेज मूवमेंट ही हो रहा है, राइट? The numbers were good, but the stock price have not the earnings were good, but the stock price has still not caught on to the good earnings, right? So I hope कि अगले 2 quarters या 2-3 quarters के अंदर the stock price kind of appreciates over here. So again, the disclaimer is that I am investing in this company. Please do your own research. These are not stock recommendations. Please do your own research before you kind of invest in these companies. Go to your financial advisor if required. And guys, please subscribe to the channel if you haven't. And a simple like would really motivate me, or a comment would really motivate me to come up with more such videos, right? The last company which we are going to take is Ritco Logistics. तो इस कंपनी का भी BLS इंटरनेशनल का भी जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया है, उसका मैंने वीडियो अटैच कर दिया। इसके एक्चुअली BLS के तो दो एनालिसिस किए थे, एक नवंबर में किया था, एक मार्च में किया था। तो दोनों के वीडियोस मैं एक तरह से डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, राइट? द थर्ड वन इज रिटको लॉजिस्टिक्स। तो इसका मैंने नवंबर में एनालिसिस किया था। इस कंपनी को काफ़ी अपने एनालिसिस मैंने तोड़ा था, तो बहुत लोगों को इससे बहुत आपत्ति हुई थी कि यार रिटको लॉजिस्टिक्स इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, मार्च 25 के सेल्स 37% से अप है, प्रॉफिट 33% से अप है। रिटको लॉजिस्टिक्स इतना ज़बरदस्त, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1500 करोड़ का है, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? एक्चुअली मुझे रिटको लॉजिस्टिक्स से इतनी आपत्ति नहीं है जितना ये बिजनेस मॉडल से आपत्ति है। जो B2B लॉजिस्टिक्स कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है ये बहुत कमजोर बिजनेस मॉडल है, एंड इसमें प्राइसिंग पावर नहीं होती। बहुत एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर का बिजनेस मॉडल होता है, जो सबसे सस्ते में बड़े कंपनीज को, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे कंपनीज को, या रिलायंस जैसे कंपनीज को बिजनेस देगा, लॉजिस्टिक्स देगा, उनको एक तरह से ये कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं। द बैरियर्स टू एंट्री इन लॉजिस्टिक्स स्पेस इज वेरी वेरी लो। बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है, और इट्स अ वेरी ह्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। कोई 5 ट्रक खरीद के एक तरह से बिजनेस शुरू कर सकता है, राइट? एंड द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर विंस। तो आपको कॉस्ट प्लस एक तरह से प्राइसिंग करनी पड़ती है, तो आपको कॉस्ट पे एक तरह से नीचे, कंपनी एक तरह से अपने कॉस्ट में एक तरह से नीचे रहना पड़ता है। एंड दीज कंपनीज आर हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में अगर आप कुछ ट्रांसपोर्ट करा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, then the fuel is something which you have to put in first, and then you get the payment of whatever services that you have rendered after 2 months or 2.5 months. तो एक तरह से इसका जो मैंने नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात की, ये एक तरह से पूरा उल्टा है उसका। तो आपको खर्चा पहले करना पड़ता है, और फिर बाद में आपको रिसीवेबल्स देती है कंपनी, राइट? तो
और स्पेशली इफ यू वर्किंग विद लार्जर B2B कंपनीज, वो लोग आपको पैसा इतना आसानी से टाइम पे नहीं देते, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म डेट जो होता है वो कंपनी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज, राइट। इसका बिजनेस मॉडल है, मैं B2C लॉजिस्टिक्स कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कभी फ्यूचर में जाके, बट B2B कंपनीज में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल इश्यूज जो है वो काफ़ी सीरियस होते हैं, राइट। सो द बिजनेस मॉडल इज समथिंग विच आई रियली डू नॉट लाइक अबाउट दिस कंपनी। प्लीज गो टू द फंडामेंटल एनालिसिस एंड काइंड ऑफ सी व्हाट आई हैव टोल्ड अबाउट दिस कंपनी, बट इट्स नथिंग अगेंस्ट द कंपनी एज सच, राइट। सो दिस कंपनी हैज रेज्ड 100 crore in FY 25 टू स्केल द ट्रेडिशनल बिजनेस, और एक ऐप बना रही है, ट्रक्सटॉन काइंड ऑफ एक एग्रीगेटर ऐप है जो दुनिया भर के ट्रक ड्राइवर्स को एक तरह से उस पर लेके आके इन्वेंट्री इश्यूज एक तरह से सॉल्व करेंगे। दिस कंपनी हैज नॉट गिवन एनी गाइडेंस एज सच, राइट। So this was a brief about Ritco Logistics. Vivek CR had asked me to kind of review this company, though I forgot to mention his name. So thanks, Vivek. And these were the analysis. Thank you for your time. Take care. Bye bye.